everyone, I am Meenakshi Sharma. Welcomes you on RH Healthcare Simulation Center. Today we are going to read about NRP. NRP means Neonatal Resuscitation Program. Why it is compulsory to give NRP to the neonates which are not breathing at birth? Approximately only 10% babies ही हैं जिन्हें हमें resuscitate करने की जरूरत पड़ती है. 90% baby can breathe easily. उसमें से भी हमको ये देखना है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से बच्चे को नियोनेटल रिससिटेशन की जरूरत पड़ेगी, पर हमें तैयारी हर एक बच्चे के लिए करके रखनी है. नियोनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम हम स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, इन सब के लिए प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसमें अकेले नहीं हो सकता, इसको एटलीस्ट 4 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती ही है. एक टीम बना के रखनी है हमें एडवांस में, अगर हमें पता है कि बेबी जो है रिससिटेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है. और इनको हम कैसे गेस कर सकते हैं? मदर की हिस्ट्री से. मदर की हिस्ट्री में हम देखेंगे अगर किसी तरीके से एंटीपार्टम हैमरेज तो नहीं है मदर को, अगर मदर को किसी तरीके से इक्लैम्शिया है, PIH है, तो इन मदर्स के लिए हमको पहले से प्रिपेयर करना है कि बेबी किसी भी तरीके से रिससिटेट करने में बाद में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए हमें पहले ही सब चीज़ों के लिए ट्रे सेटअप्स करके रखनी है. और पेरेंट्स से भी काउंसलिंग करके रखनी है कि इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको डील करेंगे आफ्टर डिलीवरी. काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स इज मस्ट. बेबी क्राई करता है एट बर्थ तो बहुत अच्छी बात है. जैसा कि हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि जैसे बेबी बॉर्न होता है हम उसको मदर के एब्डोमेन पे रख देते हैं ताकि उससे वार्मथ भी मिल जाए अगर बेबी क्राई कर रहा है तो. और आफ्टर 1 मिनट पल्सेशन के हम उस कॉर्ड को कट कर देते हैं और क्लैम्प करने के बाद मदर को हम दे सकते हैं. देर वेट कर सकते हैं हम. उसमें अलग अलग प्रोसीजर है किस तरीके से हम बेबी को हल्का सा रब करेंगे या सोल्स को रब करेंगे. तो इस तरीके से चीजें अगर करने के बाद भी बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि बच्चे के ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है. ये हाइपोक्सिया ब्रेन को डैमेज कर सकता है परमानेंटली एंड बेबी जो है वो डेथ भी हो सकती है उसकी. NRP देने के लिए हमें बहुत सारे पहले ही हम फैक्टर्स को असेस कर सकते हैं. जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट वन इज एंटीपार्टम हैमरेज. अगर मदर को एंटीनेटल टाइम पे ही हैमरेज हुआ है, मदर को एनेमिक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बेबी को भी वो एनेमिक हो सकती है, ऑक्सीजन सप्लाई उसमें कम हो सकती है, हाइपोक्सिक बेबी पैदा हो सकता है. तो इस दौरान भी हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए NRP के लिए. सेकेंड कंडीशन, अगर मदर को ओलिगोहाइड्रोमियास होता है. व्हाट इज ओलिगोहाइड्रोमियास? अगर जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी मात्रा बहुत कम है तो भी हमको रिससिटेट करने की आवश्यकता पड़ सकती है. इसके लिए भी हम प्रिपेयर करेंगे. अगर ओलिगोहाइड्रोमियास है तो उसके क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? जैसे बच्चे के लंग्स से फॉर्म ना हुए हों, इसके कारण हाइपोक्सिक हो सकता है बच्चा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है. इस तरीके से और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं रीनल एट्रीशिया तो नहीं है. ये सारी चीजें हम देख सकते हैं और इसी के लिए हमको पहले से प्रिपेयर करके रखना है हमारा नियोनेटल रिससिटेशन सेंटर. सेकेंड कॉज है किसी भी तरीके से अगर पॉलीहाइड्रोमियास हो गया. नाउ व्हाट इज पॉलीहाइड्रोमियास? एमनियोटिक फ्लूइड का ज्यादा हो जाना. यस, अगर ज्यादा हो जाएगा उसमें भी बेबीज को प्रॉब्लम हो सकती है. पॉलीहाइड्रोमियास, अगर पॉलीहाइड्रोमियास था मदर को तो उसमें भी देखना है किसी भी तरीके से मदर को बच्चे को किसी भी तरीके से ईसोफेजियल एट्रीशिया तो नहीं है. इस तरीके से हम सब चीज चेक करेंगे और रिससिटेट करेंगे. थर्ड है अगर बच्चा प्री टर्म हुआ है हमारा, तो प्री टर्म में भी बेबीज के अगर लंग से फॉर्म नहीं हुए, उसमें सर्फेक्टेंट की कमी है, तो इन सब कंडीशन में हमें रिससिटेशन की जरूरत पड़ सकती है. नेक्स्ट है अगर PIH हुआ है मदर को, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, या फिर इक्लैम्शिया हुआ है, तो इसमें भी मदर को हमने मैक्सेफ दिया है, MGSO4 दिया हुआ है. तो इन सब दौरान से सेडेशन होगा और सेडेशन से भी हो सकता है कि बच्चे को भी इसका इफेक्ट हो, तो हमें रिससिटेट करने की जरूरत पड़ सकती है. तो RH नेगेटिव मदर हो गया हमारा, PIH हो गया, या फिर किसी तरीके से इक्लैम्शिया हो गया, या फिर हमने देखा कि पॉलीहाइड्रोमियास, ओलिगोहाइड्रोमियास या एंटीपार्टम हैमरेज. ये सारे जो है रिस्क फैक्टर्स हैं. अगर इस टाइम पे मदर को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे को हमें बाद में, बर्थ के बाद में देखना है कि वो इजीली क्राई कर रहा है कि नहीं, या कोई भी अगर डिफिकल्टी लगती है तो वी कैन प्रोवाइड रिससिटेशन. अब देखेंगे हम कि किस तरीके से बेबीज में क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं. फर्स्ट रिस्क फैक्टर इज कि अगर प्री टर्म बेबी है, अगर प्री टर्म बेबी है तो हो सकता है हमें रिससिटेट करने की जरूरत पड़ जाए. अब ये सब कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास पहले से ही डाटा रहेगा कि ये टर्म बेबी है कि नहीं, प्री टर्म हो रहा है, तो इसके लिए हम प्रिपरेशन करके रखें. इन है हमारा
कि जो बच्चा बॉर्न हुआ है बहुत ही ट्रॉमेटिक लेबर से, बहुत टाइम लगा है उस लेबर में, तो उस दौरान भी बच्चे को रिससिटेट करना हो सकता है। थर्ड है कि अगर मदर को किसी तरीके से सेडेशन दिया हुआ है, मैंने बताया जैसे क्लैम्प्टिक मदर है, PIH की मदर है, कोई सेडेशन दिया है तो वो उस बच्चे को भी हमें वो देना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि अगर बच्चा हुआ है बट वो सांस नहीं ले रहा है, गैस्पिंग हो रही है, एपनिया हो रहा है, किसी भी तरीके से ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो उसको हमको तुरंत रिससिटेट करना है। रिससिटेट करने का एक पूरा फ्लो चार्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को रिससिटेट करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट्स की हमें जरूरत है रिससिटेट करने के लिए। तो हम पहले से एक रिससिटेशन ट्रे तैयार करके रखेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दिस इज एम्बू बैग। एम्बू बैग सिलिकॉन का होता है। इस तरीके से हमको देखना है, ये सेल्फ इन्फ्लेटिंग होना चाहिए। जिस तरीके से मैं यहाँ प्रेस कर रही हूँ और उतने टाइम पे ये अपने आप ही होना चाहिए। अगर ये रिवर्स नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये कहीं से लीक हो रहा है। हम इसको देख सकते हैं कि ये वापस इन्फ्लेट होना चाहिए। प्रॉपर इसका फंक्शनल देखना है, वॉल्स का प्रॉपर वॉल फंक्शंस हो रहे हैं या नहीं, ये चीज चेक करेंगे। इस एम्बू बैग, AMBU, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम्बू? आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो एम्बू बैग का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। सेकेंड इज एम्बू बैग में अटैच करने के लिए हमें चाहिए मास्क। मास्क हमारे पास दो साइज के होने चाहिए, एक होना चाहिए 0, दूसरा होना चाहिए 1। 0 फॉर द प्री टर्म बेबी, जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो उनके फेस से टच नहीं होगा, तो 0 साइज, एंड 1 साइज फॉर द टर्म बेबीज। इसमें ये होना जरूरी है, ये कुशन दिख रहा है आपको, ये कुशन होना जरूरी है। नेक्स्ट इज अ शोल्डर रोल। शोल्डर रोल हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉ शीट्स वगैरह बच्चों को हेड एक्सटेंशन के लिए। नेक्स्ट इज अ म्यूकस सकर, किसी भी तरीके से सिक्रीशंस को हटाने के लिए। अ पेयर ऑफ ग्लव्स जो मैंने ऑलरेडी वेयर करे हुए हैं। अ क्लॉक विद द सेकेंड हैंड। सम सिरिंजेस, अगर हमें एडवांस केयर देना है, फॉर एग्जांपल बच्चे को एपिनेफ्रिन देना है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट साइज के सिरिंजेस, एपिनेफ्रिन। अ कॉर्ड क्लैम्प, सडनली अगर बेबी आया है और उसका कॉर्ड कट करना है आपको रेडियन वार्मर में, तो हम वहाँ पे कट भी कर सकते हैं विद द सीजर और सर्जिकल ब्लेड, एंड कॉर्ड को क्लैम्प कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर रिससिटेशन। And the most important thing is a preheated radiant warmer. रेडिएंट वार्मर हमें पहले से ही हीट करके रखना है 20 to 30 मिनट्स बिफोर, जैसे हमें बताया है कि बेबी डिलीवर होने वाला है। सबसे पहले हमको प्रिपरेशन के बाद इक्विपमेंट्स देख लिए, अब हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो सबसे पहले क्या करके रखने हैं हमें तैयारी, प्री वार्म्ड हमको वार्मर ऑन करके रखना है। वार्मर को हम मैनुअल मोड पे करके रखेंगे। होता है, मैंने पहले वीडियो में शायद आपको शेयर किया होगा, एक मैनुअल मोड होता है, एक सर्वो मोड होता है। मैनुअल मोड में हमने ऑन करके रखना है, उसमें हम 2 टॉवल्स को प्री वार्म्ड करके रखेंगे, एक तो बच्चे को ड्राई करने के लिए और दूसरा बेबी को हम रिसीव करने के लिए। तो ये 2 टॉवल जब हम करेंगे तो उसको मैनुअल पे टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। पर जब हमें बच्चा आ जाएगा तो उस मैनुअल से हमको क्या करना है, सर्वो मोड। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्वो मोड, जिसमें कि जैसे ही हम ये प्रोब बेबी के ऊपर लगाएंगे तो वो टेम्परेचर अपने आप ही मेंटेन करेगा, हीटर किस तरीके से बच्चे का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग ही वो टेम्परेचर एडजस्ट कर लेगा। सो 2 चीज हमेशा याद रखनी है कि हमको प्री वार्म करना है, अगर टॉवल या बेडशीट व्हाटएवर यू वांट टू टेक, हमको सबसे पहले मैनुअल मोड में करना है, पर जैसे ही बच्चा हमें रिसीव होगा देन इट विल बी शिफ्ट टू दी सर्वो मोड। देखेंगे अगर 1 हमने टॉवल बता दिया ड्राई करने के लिए एंड सेकेंड टॉवल जो है हम उसको रिसीव करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास बेबी रिसीव हो गया है। जैसे ही बेबी रिसीव होगा हमें बेबी को तुरंत वाइप करना है। वाइप करने के बाद इस टॉवल को रिमूव कर देना है। बेबी रिसीव होने के बाद हमको पहले से ये चीजें चेक करनी है, क्या क्या। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ यू हैव टू असेस टर्म गेस्टेशन, ये बेबी फुल टर्म है या नहीं। सेकेंड, गुड मसल टोन। व्हाट इज गुड मसल टोन, जब बेबी नॉर्मल क्राई कर रहा होता है, नॉर्मल रहता है, तो बेबी जो है अपने हैंड मूवमेंट्स या लेग मूवमेंट्स करता रहता है, तो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। इस तरीके से तो नहीं कि बेबी जो है उसने अपने लिम्स को इस तरीके से जकड़ लिया है। तो ये सारी चीजें हमें बेबी की चेक करनी है।
एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग और क्राइंग। बच्चा अगर बर्थ होते ही क्राई कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमने बताया था मदर के एब्डोमेन पे रखना है और मदर को दे देना है। पर अगर बच्चा ब्रीदिंग या फिर क्राई नहीं कर रहा है, देन इट विल शिफ्ट टू दी रेडियम वार्मर फॉर दी रिससिटेशन केयर। इफ यस, अगर आपको लगता है ये तीनों चीजें हो गई हैं, प्रॉपरली हो रही हैं, टर्म जेस्टेशन भी है, गुड मसल टोन भी है, ब्रीदिंग और क्राइंग भी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे वार्म प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट वार्मर। क्लियर एयरवे, उसका एयरवे क्लियर करना है। एयरवे क्लियर कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ दिस म्यूकस सकर। म्यूकस सकर से सबसे पहले दो चीज कर रही हैं, इस तरीके से हम सक करेंगे तो हमको सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं, माउथ, आफ्टर दैट यू हैव टू डू नोज। कभी भी एन एम नहीं, अगर इसको याद करने के लिए भी न्यूमेरिक्स है, हमेशा एम पहले आता है, उसके बाद एन आता है, तो हमें माउथ में करना है और आफ्टर दैट हमें नोज में करना है, एम एन। इससे हम बेबी का एयरवे क्लियर कर सकते हैं। एयरवे क्लियर हो गया, ऑनगोइंग इवैल्यूएशन हमने चेक कर लिया, बेबी क्राई करने लग गया है। आधे बच्चे जो हैं वो सिर्फ ये सकिंग करने से, एयरवे क्लियर करने से ही क्राई करने लग जाते हैं। अगर इस तरीके से बच्चा क्राई कर रहा है तो फिर नो इनिशिएट रिससिटेशन स्टेप्स, आपको आगे इनिशिएट नहीं करना है किसी भी तरीके से। अब ये बच्चा ठीक है, आपने कॉर्ड क्लैम्प वगैरह कर दिया है, तो अब ये बच्चा हम मदर को दे सकते हैं। जब भी हम म्यूकस सकर से उसको सिक्रीशंस निकालते हैं, तो अभी मैंने बताया कि पहले एम करेंगे फिर एन करेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जब भी अगर हम पहले अगर एन से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन से करेंगे मतलब नोज में अगर हम पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सडनली पोस्टीरियर फेरिंजियल एरिया में क्या होगा, बच्चे को हल्का सा भी स्टिमुलेशन मिला तो जो भी सिक्रीशन उसके माउथ में होगा वो बच्चा एस्पिरेट कर लेगा। एस्पिरेट करने से ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, तो बच्चे को फिर हमें एपिनेफ्रिन देना पड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में ना आए, इसीलिए हमको सबसे पहले माउथ को करना है, आफ्टर दैट हमें नोज में करना है। माउथ में करने का भी एक वो है, 5 सेंटीमीटर हमें माउथ में डालना है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है। वही फिर बताया कि पोस्टीरियर फेरिंजियल स्टिमुलेट हो जाएगा, तो अप टू 5 सेंटीमीटर हमें माउथ में डालना है। जब हमको नोज में करना है तो ओनली 2 सेंटीमीटर ही इसको इंसर्ट करना है विद बोथ द एयरवेज। तो इस तरीके से हम म्यूकस सकर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखा, अगर बच्चा जो है ब्रीथ नहीं कर रहा है ये सब करने के बाद भी, तो अब हमें रिससिटेट करने के लिए तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, एक शोल्डर रोल। शोल्डर रोल की किस लिए, कि बच्चे को एक पोजीशन देनी है। पोजीशन हम इस तरीके से देंगे, बच्चे के शोल्डर के नीचे इसको लगा के रखना है। ये हम किसी भी टॉवल से बना सकते हैं या छोटी बेडशीट से बना सकते हैं, जिसको हम ड्रॉ शीट बोलते हैं। इस तरीके से बनाएंगे, मगर ये चीज देखनी है कि जो शोल्डर रोल लगाया है वो सही पोजीशन पे लगाना है। बच्चे का जब भी वो होता है बर्थ, तो उसमें बेबी का सर हमेशा बड़ा रहता है, तो इस वजह से हमें बेबी का वो सर नीचे जाएगा, तो हमें थोड़ा सा क्या करना है, इसको लिफ्ट करके रखना है इस तरीके से, पर हाइपर एक्सपेंशन भी नहीं हो जाए और फ्लेक्शन भी नहीं हो जाए। तो प्रॉपर हमें पोजीशन देने के लिए हम एक शोल्डर रोल का यूज करेंगे। आफ्टर दैट हमें पोजीशन देनी है, पोजीशन के बाद चेक करना है। बच्चे को हमने पोजीशन कर दिया, हमने उसको अच्छे से ड्राई कर दिया, ड्राई टॉवल हमने अलग यूज किया था, और उसके बाद हमने वाइप करने के बाद, अगर इसमें बच्चा, बहुत सारे बच्चे जो है ये पोजीशन देने के बाद ही वो क्राई करने लग जाते हैं। अगर इसके बाद भी बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, तो हमको हल्का सा बैक पे रब करना है, लाइक विद द हेल्प ऑफ हम टॉवल ले सकते हैं, हल्का सा रब करना है, या फिर हम जो सोल्स हैं उसमें फ्लिकिंग करेंगे, हल्की सी एक टिकनी मारेंगे ऐसे, इस तरीके से बहुत ही धीरे से। और इसमें भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्राई करने लग जाते हैं। अगर यहाँ पे भी बच्चा क्राई कर रहा है, स्टिमुलेशन से ही बच्चा ठीक हो गया है, क्राई कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है प्रॉपरली, तो हम उसको वापस रूटीन केयर मदर को दे सकते हैं असेसमेंट के लिए। तो बीच में हमको ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। ड्राई करने के बाद, बच्चे को पोजीशन देने के बाद, अगर बेबी क्राई कर रहा है तो हम उसको कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी बेबी जो है वो क्राई नहीं कर रहा है, रिससिटेट नहीं कर रहा है, ब्रीदिंग नहीं कर रहा है नॉर्मल के बाद भी, तो अब हमें यूज करना है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का, PPV, जो कि हम करते हैं इस एम्बू बैग से। एम्बू बैग में मैंने बताया आपके पास 2 साइज के होने चाहिए मास्क, 0 फॉर प्री टर्म बेबी एंड 1 फॉर द टर्म बेबी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टर्म बेबी का ले रहे हैं तो हमने ये 1 साइज का मास्क इसमें लिया है।
कुशन्ड होना चाहिए, ये मैंने बताया। मास्क देने के पहले आपको पहले ही ये चेक करना है कि पोजीशनिंग सही है कि नहीं। सबसे पहले हमें बच्चे का पोजीशन देखना है, हेड एक्सटेंड करना है इस तरीके से। आफ्टर दैट जो हमने एयरवे क्लियर करा है कि नहीं, म्यूकोसकस से हमको एयरवे शुड बी क्लीन। जब भी हम ये देंगे उसके पहले ही हमें ये सब चीजें करनी है। पोजीशन देने के बाद आपको ये खुद को, आप कहाँ खड़े रहेंगे, जहाँ पे बेबी का हेड है आपको उस बेड साइड के कॉर्नर पे खड़े रहना है। इसको देने से पहले आपको एम्बू बैग को अच्छी तरह से चेक करना है कि किसी तरीके से लीक तो नहीं कर रहा है, सेल्फ इन्फ्लेटिंग है कि नहीं। सेल्फ इन्फ्लेटिंग मतलब जैसे मैंने इसको ऐसे प्रेस किया एंड देन इट विल रिवर्स टू देयर ओन पोजीशन। अगर ये अपने आप रिकॉइल करके ये पोजीशन पे आ रहा है, दैट इज नाउ कि आपका एम्बू बैग बिल्कुल सही है। आपके सारे जो प्रोब्स वगैरह हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग होने चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको लीकेज देख सकते हैं। मैंने अपने हाथ में लगा के देखा है, लाइक इसकी आवाज सुन रहे हैं आप, इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर इसमें वैक्यूम बन रहा है और हम देख सकते हैं कि ये सही है। नाउ द पोजीशन किस तरीके से लगाना है हमें कि बेबी का नोज और माउथ विद द चिन वो इस मास्क में कवर रहना चाहिए। लाइक दिस यू कैन सी, यू कैन सी दिस। मेरा थंब यहाँ पर है और ये वाली इंडेक्स फिंगर इस तरीके से है। बाकी की जो 3 फिंगर्स हैं वो चिन के पास है इस तरीके से। जब ये प्रॉपर, ये देखना है कि आईज कवर नहीं होनी चाहिए, नोज कवर होना चाहिए, फुल इसका माउथ कवर होना चाहिए और चिन को वो पूरा कवर कर ले। इस तरीके से हम इसको देंगे। अगर इसका न्यूमोनिक देखें तो सी और ई इसका निमानिक बनाया गया है कि इस किस पोजीशन पे देना है। लाइक ऐसे मैंने दिया, ये मेरे हाथ से इस तरीके से सी बना और ये इस तरीके से कनेक्ट करा। नीचे की जो 3 फिंगर्स हैं वो ई बना रही हैं, इसलिए हम इस सी और ई से प्रॉपर किस तरीके से हमें मास्क फिट करना है इस तरीके से हम बता सकते हैं ना। इस तरीके से हमें वेंट करना है। इन्फ्लेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि ये किस तरीके से प्रॉपर लगा है कि नहीं। ठीक है, आपकी पोजीशनिंग हो गई, मास्क की फंक्शनिंग होगी कि किस तरीके से वो कहाँ तक आएगा ना। इस तरीके से हम इसको इन्फ्लेट करेंगे। अब इसके इन्फ्लेट करने के लिए भी एक पूरा प्रोसीजर है, हम देखेंगे। इस एम्बू बैग को आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं या फिर हम उसके रिजर्वॉयर से भी दे सकते हैं। इस तरह का रिजर्वॉयर भी लगा सकते हैं। इस रिजर्वॉयर का क्या फायदा है कि इससे 100% ऑक्सीजन बेबी को मिलता है। अगर हम इसके बिना दे रहे हैं तो इसका मतलब कि जो हमारे एयर में ऑक्सीजन है वो कितनी होती है, 21%। तो 21% जो हमारे एयर रूम टेम्परेचर रूम में है वो हम उसको वेंटिलेट कर रहे हैं। तो जो भी हमारी रूम में ऑक्सीजन है वो इसको हम दे रहे हैं। बेबी को 30 to 40% ऑक्सीजन ही हमें एट बर्थ देना है। नाउ जैसे ही हम ये वेंटिलेशन देंगे इस तरीके से बैग एंड मास्क, तो ये बैग को हमने फिक्स किया, सी बनाया, ई बनाया और इस तरीके से हमको इन्फ्लेट करना है। ये डमी मैंने चेंज करी ताकि आपको चेस्ट रेज दिखा सको कि चेस्ट राइज हो रहा है या नहीं। तो इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला है, स्क्वीज 2 3। जैसे आप स्क्वीज करोगे 2 3, स्क्वीज 2 3, स्क्वीज 2 3, तो पर मिनट में आपको 40 to 60 ब्रीथ्स देनी है। लाइक दिस, स्क्वीज 2 3, स्क्वीज 2 3, स्क्वीज 2 3, स्क्वीज 2 3। स्क्वीज 2 3 करने से क्या होगा कि जैसे हम स्क्वीज करेंगे इसको टाइम लगता है कि वो धीरे धीरे वापस अपनी पोजीशन पे आए। और ये हमें ये भी बताता है कि हमको इतनी ब्रीथ देनी है। बहुत जल्दी जल्दी हम उसको प्रेस नहीं कर सकते कि बहुत जल्दी देंगे तो बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उसके लंग्स और जल्दी डैमेज कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर अमाउंट में फिल्टर होकर ऑक्सीजन को हमें देना है, इसलिए हम उस तरीके से स्क्वीज 2 3 का हमने एक फॉर्मूला सेटअप किया है। इस स्क्वीज 2 3 करने के बाद आपको क्या देखना है, चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं। जैसे ही आप इसको वेंटिलेट करेंगे तो प्रॉपर, आई डोंट नो कि इस कैमरे में आपको विजुअलाइज हो रहा है या नहीं, पर आप अगर इसको सही पोजीशन पे देंगे, स्क्वीज 2 3, स्क्वीज 2 3, स्क्वीज 2 3, स्क्वीज 2 3, तो हम ये चेस्ट रेज देख सकते हैं। इतना करने के बाद भी बेबी हो सकता है कि अब वो नॉर्मल क्राई कर सकता है। तो अगर यहाँ भी अगर इतना क्राई कर लिया तो बेबी हम नॉर्मल है। स्क्वीज 2 3, स्क्वीज 2 3, फिर से बता देती हूँ मैं आपको, स्क्वीज 2 3, स्क्वीज 2 3,
तो ये पूरा जैसे ही लॉक हो जाएगा, सील हो जाएगा माउथ में और नोज को कवर करके, तो इस तरीके से हम देंगे स्क्वीज 2 3, स्क्वीज 2 3, स्क्वीज 2 3। तो ये रिदम आपको फॉलो करना जरूरी है। तो अभी तक हमने एल्गोरिदम से यहाँ तक पढ़ लिया है टर्म, टोन, क्राइंग। एंटीनेटल काउंसलिंग करने के बाद एट बर्थ में अगर बेबी टर्म का है, गुड टोन है, ब्रीदिंग प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा, क्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा, इफ यस देन इन्फेंट स्टेज विद द मदर, हम बच्चे को माँ के पास भेज देंगे और वार्म प्रोवाइड करने के लिए कहेंगे एंड मेंटेन द नॉर्मल टेम्परेचर। पोजीशन करेंगे एयरवे और क्लियर द सिक्रीशन। अगर आपको लगता है कि उस सिक्रीशन है तो उसको क्लियर करना है, ड्राई करना है एंड देन ऑनगोइंग इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है आपका, अगर ये चीज नहीं करता है, बच्चा टर्म का नहीं है या गुड टोन नहीं है, ब्रीदिंग और क्राइंग नहीं कर रहा, तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे विद इन द 1 मिनट, गोल्डन मिनट, वार्म एंड मेंटेन द नॉर्मल टेम्परेचर, पोजिशन एयरवे, क्लियर सक्शन इफ नीडेड एंड ड्राई, एंड इसको हम फिर स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट करने के 2 मेथड्स मैंने बताए आपको कि हम उसका बैक रब करेंगे लाइक दिस, और दूसरा है फ्लिकिंग ऑफ दी सोल्स, हल्का सा सोल में धीरे से फ्लिकिंग करनी है। तो ये 2 स्टेप से स्टिमुलेट हो जाएगा, बेबी क्राई करने लगेगा तो भी वो बेबी नॉर्मल है। आफ्टर दैट अगर स्टिल द बेबी इज हैविंग एपनिया और गैस्पिंग, तो और उसका जो हार्ट रेट है वो बिलो 100 पर मिनट हो गया है, तो हम या फिर देखेंगे हम लेबर्ड ब्रीदिंग या परसिस्टेंट साइनोसिस, ऑक्सीजन की पूरी कमी हो रही है और बच्चा बढ़ गया है नीला, तो उस तरीके से हमको क्या करना है, वापस हम पोजीशन देंगे, क्लियर एयरवे करेंगे, उसको ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन मॉनिटर करेंगे। अगर आपके पास ऑक्सीजन का भी सप्लाई वहां पर हमको पहले से ही फिक्स करके रखना है, SpO2 मॉनिटर करते रहना है, और अगर जरूरत है तो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन एज नीडेड भी हम दे सकते हैं। यहीं पर अगर हमने देखा है कि यस PPV दिया, हमने SpO2 मॉनिटर कर दिया, कंसीडर ECG मॉनिटर, ECG भी आपको हैंड टू हैंड चेक करते रहना है, एंड देन ट्राई फॉर दी 15 सेकेंड्स के लिए हमने उसको ब्रीथ करा। अगर यहाँ पे ये बच्चा रो रहा है तो देन इट विल बी नॉर्मल। इस तरीके से हम मास्क लगा के इसको वेंटिलेट करेंगे, चेस्ट रेज हो रहा है या नहीं हो रहा ये देखेंगे। अगर चेस्ट रेज नहीं हो रहा तो फिर हम उसको और प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं, 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट हम उसको दे सकते हैं। अगर इसके बाद भी बेबी ब्रीथ नहीं कर रहा है तो हम दूसरा न्यूमेनिक्स देखेंगे जो कि जिसको बोलते हैं MR सोपा। MR सोपा में देखेंगे चेस्ट मूवमेंट इज इनएडिक्वेट, इफ चेस्ट मूवमेंट इज इनएडिक्वेट, तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, M दैट इज मास्क एडजस्टमेंट। हो सकता है हमने मास्क की जो सील है वो अच्छे से नहीं बनी है और इस वजह से वो चेस्ट रेज नहीं हो रहा है, तो मास्क एडजस्टमेंट करेंगे। R स्टैंड्स फॉर रीपोजिशन दी एयर पे, वापस हम उसको पोजीशन देखेंगे किस तरीके से और एयरवे क्लियर क्यों नहीं हुआ, तो ये दोनों चीज हमें वापस से देखनी है। ये हो गया हमारा MR। आफ्टर दैट SO सक्शन माउथ एंड नोज, फिर से हम सक्शन कर सकते हैं, ओपन माउथ, माउथ को हमें ओपन करके देखना है। नेक्स्ट इज प्रेशर इंक्रीज, वापस से हम बैग एंड मास्क की हेल्प से प्रेशर इंक्रीज करेंगे, एंड लास्ट ऑल्टरनेटिव एयरवे, ये बहुत एडवांस में PPV ट्रबल शूटिंग MR सोपा में देखेंगे। MR सोपा एक न्यूमेनिक दिया हुआ है उन लोगों ने चेक करने के लिए, जब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से काम नहीं हुआ है, ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हुई है, देन वी विल देख सबसे पहले इफ चेस्ट मूवमेंट इज इनएडिक्वेट, अभी भी चेस्ट जो है हमारा इनएडिक्वेटली मूव नहीं कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस बैग एंड मास्क। फर्स्ट इज मास्क एडजस्टमेंट, मास्क को हम फिर से एडजस्ट करेंगे प्रॉपर लगा है या नहीं। सेकेंड रीपोजिशनिंग द एयरवे, वापस पोजिशन करेंगे बेबी को, एयरवे वापस क्लियर करेंगे। थर्ड एस सक्शन माउथ एंड नोज, नेक्स्ट इज ओपन माउथ, माउथ को थोड़ा सा हमें ऊपर करना है, इस तरीके से वापस ओपन करेंगे माउथ। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, अगर लगता है कि ब्रीदिंग नहीं हुई है तो हमको फिर से प्रेशर इंक्रीज करना है, जिस तरीके से हम कर रहे थे तो थोड़ा हमें हल्का जल्दी कर रहे हैं, इंक्रीजिंग प्रेशर। एंड लास्ट इज ऑल्टरनेटिव एयरवे, यूज कर सकते हैं हम ETT एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करना है या फिर लैरिंजियल मास्क हमें अप्लाई करना है। तो इन तरीके से भी हम ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इनको इस करने के बाद फिर आप 30 सेकेंड्स का वेट कीजिए कि ब्रीदिंग नॉर्मल हुई है या नहीं। ब्रीदिंग होने के बाद बैग एंड मास्क वेंटिलेशन हम दे रहे हैं, ये सारी चीजें हो गई हैं और अभी भी बेबी ब्रीथ कर रहा है तो हम उसको ऑब्जर्वेशन केयर में भेज सकते हैं।
बट स्टिल हमको हार्ट रेट चेक करते रहना है। हार्ट रेट जो है अगर अबव 100 है तो बैग एंड मास्क को हम फिर स्टॉप कर देंगे, लाइक दिस। जैसे हमने देखा कि ब्रीदिंग बेबी कर रहा है तो हम उसको फिर ब्रीथ 2-3, ब्रीथ 2-3, ब्रीथ 2-3 करके हम उसको हटा सकते हैं। पर अगर भी हार्ट रेट अगर 60 to 100 के बीच में है तो हमें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देते रहना है। पर अगर 60 से कम हो गया है, एपनिया हो रहा है, कंडीशन दिख रही है हमें, तब हम उसको फिर CPR देंगे, दैट इज हमको अब चेस्ट कंप्रेशन देना पड़ेगा। चेस्ट कंप्रेशन के लिए हमें एक और मेंबर की जरूरत पड़ेगी। चेस्ट कंप्रेशन कैसे देना है, यू कैन सी कि ये दोनों हाथ से हम बेबी को बैक को अच्छे से सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के लिए इस तरीके से हमको अपने दोनों हाथ ऐसे करने, जो निप्पल है उस निप्पल के जो एक निप्पल लाइन के नीचे जिप्फी स्टर्नम है वहां पर हमको चेस्ट को कंप्रेस करना है, और एक जो दूसरा टीम मेंबर है वो आपको वेंटिलेट करेगा। तो इस तरीके से रखना है पोजिशनिंग। बेबी का हेड एलिवेट रहना चाहिए विद द हेल्प ऑफ शोल्डर रोल, और हम यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन देंगे। चेस्ट कंप्रेशन का भी फॉर्मूला है 1 and 2 and 3 and squeeze, 1 and 2 and 3 and squeeze। 1 and 2 and 3 and क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम 1 and बोल रहे हैं तो 1 में प्रेशर लगाया तो आपको एंड में उसको टाइम देना है टू रिकॉइल द चेस्ट। चेस्ट अपनी वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो 1 and 2 and 3 and squeeze। तो इस तरीके से हमको उसको चेस्ट कंप्रेशन देना है अगर 2 लोग हैं तो। और उसके बाद हम दूसरे तरीके से भी चेस्ट कंप्रेस कर सकते हैं विद द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर जिप्फी स्टर्नम पे ही। 1 and 2 and 3 and squeeze। तो इस तरीके से हमको चेस्ट कंप्रेशन देना है एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। जब भी हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं तो हमें ये देखना है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ द चेस्ट का जो डायमीटर है वो नीचे जाना चाहिए, तभी हम उसको सही तरीके से चेस्ट को कंप्रेस कर रहे हैं। 1/3 डायमीटर उसका कंप्रेस होना चाहिए। आफ्टर दैट भी आपको लगता है कि चेस्ट कंप्रेशन के बाद भी ब्रीदिंग नहीं आई तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज IV कंप्रेशन दिया है हमने, मेडिकेशन दिया है चेस्ट कंप्रेशन। इफ HR इज less than 60 breath per minute despite adequate PPV, use 3:1 compression to ventilation ratio। 3:1 का रेशियो देंगे, मतलब 1 and 2 and 3 and squeeze। तो ये 3:1 का रेशियो में कंप्रेशन देना है। एडमिनिस्टर करेंगे अगर इसके बाद भी अगर नहीं लगता कि ब्रीदिंग प्रॉपर आई, देन वी विल गिव एपिनेफ्रिन इफ HR रिमेन्स लेस देन 60 ब्रीथ पर मिनट आफ्टर 60 सेकेंड्स ऑफ कंप्रेशन। पूरा 1 मिनट हमने कंप्रेशन किया है, उसके बाद भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, लेबर्ड ब्रीदिंग है, एपनिक है या साइनोसिस हो रहा है, तो इन सब कंडीशन को असेस करने के बाद हम एपिनेफ्रिन देंगे। एपिनेफ्रिन देंगे हम 0.01 mg पर kg। हमको 10 यूनिट्स में हमको उसमें NS के साथ देंगे हम, क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी का होता है और वो कैथेटर में नहीं रह जाए, इसीलिए हमको क्या करना है, एड्रेनलिन को नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करके पुश करना है। पुश करना इसलिए जरूरी है ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन में बेबी के जल्दी से जल्दी पहुंच सके। मॉनिटर करेंगे, देन उसके बाद लगता है कि अगर ब्रीदिंग सही है तो मॉनिटरिंग करेंगे, पोस्ट रिससिटेशन केयर देंगे। यूज पल्स ऑक्सीमीटर ऑन राइट हैंड, हमारा ऑक्सीजन देते रहना है और साथ में पल्स ऑक्सीमीटर से हम उसका SpO2 भी चेक करते रहेंगे। वो प्री डक्टर जो है हमेशा राइट हैंड में लगाना है। राइट हैंड ही क्यों लगाना है, क्योंकि राइट हैंड की जो आर्टरी है वो डायरेक्टली ब्रेन की जो आर्टरी है उसमें जितना ऑक्सीजन होता है वो हम राइट हैंड के आर्टरी से असेस कर सकते हैं। दैट इज वी आर यूजिंग राइट हैंड। सेकेंड, अप्लाई ECG लीड्स फॉर एक्यूरेट हार्ट रेट मॉनिटरिंग। ECG भी आपको लगा के रखना है। ECG के पॉइंट्स भी मैं अभी आपको बता दूंगी, लीड्स को हमें कहाँ कहाँ अटैच करना है। पोस्ट रिससिटेशन केयर इंक्लूड्स मेंटेन द टेम्परेचर, बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। एज यू कैन सी कि हम रेडिएंट वार्मर में बेबी को रखेंगे। मॉनिटर करना है ग्लूकोज, उसका शुगर लेवल, उसका ब्रीदिंग, ये सारी चीजें। लैब्स में जो भी चीजें भेजनी है उसको भी हम असेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका बिलीरुबिन टेस्ट करना है या फिर कोई और भी टेस्ट करना है तो वो सब चीजें देखनी है। एंड इमोशनल सपोर्ट फॉर फैमिली, फैमिली को भी काउंसलिंग करना है क्योंकि इस कंडीशन में बेबी को देख के फैमिली भी अपना आपा खो देती है, तो इस वजह से हमको इमोशनल सपोर्ट टू द पेरेंट्स भी करना है। नाउ लास्ट, दिस एल्गोरिथम से हम पूरा प्रोसेस समझेंगे किस तरीके से होना है।
सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, फिर से हम एक क्विक रिव्यू करते हैं। सबसे पहले एंटीनेटल काउंसलिंग करी थी हमने, टीम ब्रीफिंग, टीम को हमने पहले ही बता रखा है कि क्या क्या चीज हो सकती है। एंटीनेटल काउंसलिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर एंटीपार्टम का हेमरेज का केस है या ओलिगोहाइड्रोमियास, पॉलीहाइड्रोमियास, इन सब का केस है तो हमको पहले से ही एंटीनेटल काउंसलिंग करनी है। सेकंड, टीम ब्रीफिंग करनी है, 4 लोग आपको उस टीम में होने चाहिए एंड इक्विपमेंट चेक होने चाहिए। सारे इक्विपमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, यू कैन चेक। एंड देन बेबी का जैसे ही बर्थ होगा तो हम उसमें 3 चीजें चेक करेंगे, दैट इज टर्म, एट टर्म हुआ है कि नहीं, मतलब फुल जेस्टेशनल पीरियड में हुआ है यानी या प्री टर्म बेबी तो नहीं है। उसके बाद टोन चेक करेंगे, उसका लिम्स वगैरह इजीली मूव कर रहे हैं या स्टिफ हो गए हैं, ये सारी चीजें चेक करेंगे। एंड लास्ट वन इज क्राइंग, अगर बेबी क्राई कर रहा है कि क्राई अगर नहीं कर रहा है तो हम नीचे प्रोसेस पे जाएंगे। अगर क्राई कर रहा है देन इन्फेंट स्टेज विद द मदर फॉर रूटीन केयर, वार्म एंड मेंटेन द नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, पोजीशन, क्लियर सिक्रीशन, सारी चीजें करके हम बेबी को ड्राई करके मदर को दे देंगे और वो इजीली ब्रेस्ट फीड करा सकती है। ऑनलाइन ऑनगोइंग इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर वार्म ड्राई, और उसके बाद भी ये बेबी अगर क्राई नहीं करा तो फिर क्या करना है, हमारा फर्स्ट मिनट, गोल्डन मिनट चालू हो जाएगा। उसमें वार्म करेंगे एंड मेंटेन द नॉर्मल टेम्परेचर, पोजीशन एयरवे पोजीशन करनी है। अब मैंने बताया था हेड को थोड़ा सा टिल्ट करके रखेंगे विद द हेल्प ऑफ शोल्डर रोल। क्लियर द सिक्रीशंस इफ नीडेड, म्यूकस सकर से हम सिक्रीशंस को क्लियर करेंगे। माउथ एंड आफ्टर दैट नोज ड्राई करेंगे। बेबी को अच्छे से पोंछना है, स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट करने के भी 2 तरीके थे। फर्स्ट था हमको बैक रब करना है लाइटली, और फ्लिकिंग ऑफ सोल्स में इस तरीके से हम मारेंगे। आफ्टर दैट अगर लगता है एपनिया और गैस्पिंग या HR बिलो 100 पर मिनट है तो नहीं है तो लेबर्ड ब्रीदिंग और परसिस्टेंट साइनोसिस, इसको चेक करना है। और अगर एपनिया और गैस्पिंग हो रही है यस तो हम क्या करेंगे, PPV देंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। SpO2 मॉनिटर करते रहना है, उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहेंगे। ये भी मैंने बताया था कि 30 to 40% हम ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन देने के लिए हमको या तो इस मास्क एंड बैग का यूज करना है, जो कि हमारे एयर में जितनी ऑक्सीजन है 21% वो इसके थ्रू हम दे सकते हैं, और या फिर हम जो ऑक्सीजन है उसको डायरेक्टली हम इस वॉल पे अटैच करके ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसके साथ जो इसे लगाने से भी 100% ऑक्सीजन बेबी को दे सकते हैं। हम यहाँ से हम ऑक्सीजन की ट्यूब लगाएंगे एंड आफ्टर दैट इसको लगाने से कंप्लीट, रिजर्वॉयर को लगाने से कंप्लीट 100% ऑक्सीजन वी विल प्रोवाइड टू द नियोनेट। ECG मॉनिटर करते रहेंगे। ECG मॉनिटर करने के लिए जो मैंने बताया था आपको, लीड्स कहाँ पे लगानी है, RA, LA एंड LL, व्हाइट, ब्लैक, रेड, ये 3 पोजीशंस हैं जहां पर हम लीड्स ऑफ ECG को अटैच करेंगे बेबी से। लग रहा है आपको कि यहाँ पर 1 मिनट के आगे हमने देख लिया, ECG मॉनिटर कर लिया, सारी पोजीशनिंग देख ली, और इस तरीके से अगर उसका रेट जो है 40 to 60 ब्रीथ बेबी ब्रीथ कर रहा है तो वो सब चीज नॉर्मल इवैल्यूएशन में जाएगी। बट इफ HR बिलो 100 पर मिनट हो गया है, यस, लेबर्ड ब्रीदिंग है और परसिस्टेंट साइनोसिस है, इफ यस देन पोजीशन करेंगे वापस से एंड क्लियर एयरवे। SpO2 मॉनिटर करते रहेंगे। सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन अगर रिक्वायर्ड है तो हम सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन भी दे सकते हैं, या फिर कंसिडर करेंगे हम CPAP। आफ्टर दैट 15 सेकेंड्स की ट्राई करने के बाद भी अगर ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल नहीं हुई है तो हम उसका वापस से हार्ट रेट चेक करेंगे। हार्ट रेट अगर बिलो 100 पर मिनट है तो चेक करेंगे हम चेस्ट मूवमेंट चेक करना है, वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स इफ रिक्वायर्ड, एंड ETT और लेरिंजियल मास्क इफ नीडेड। तो एडवांस केयर हमको देखना पड़ेगा, ETT की हेल्प से या फिर लेरिंजियल मास्क अप्लाई करना पड़ेगा। अगर HR बिलो 100 पर मिनट नहीं है देन पोस्ट रिससिटेशन केयर देंगे और टीम ब्रीफिंग करेंगे, पूरे टीम को समझाएंगे कि अब ये पोस्ट रिससिटेटिव केयर में नॉर्मलाइज है, उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। आफ्टर दैट अगर इस तरीके से कंडीशन होगी तो मैंने बताया था आपको MR SOPA को हम न्यूमेनिक्स को यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज मास्क एडजस्टमेंट, reposition the airway, then again suction and open mouth, pressure increase करेंगे with the help of bag and mask, and alternate method use करेंगे
LMA दैट इज लैरिंजियल मास्क और ETT हमको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना पड़ सकता है। इसके बाद हमको देखना है कि यहाँ पे अगर ब्रीदिंग नहीं हुई तो मैंने आपको बताया कि चेस्ट कंप्रेशन देंगे। चेस्ट कंप्रेशन हमें देना है विद द हेल्प ऑफ थम्स ऑन स्टर्नम पे, जिफिस स्टर्नम पे देंगे, निप्पल लाइन के नीचे जो है वहां पर। कितना स्टर्नम जो मूव करना चाहिए, 1/3 ऑफ द चेस्ट का डायमीटर जो है वो नीचे जाना चाहिए, तभी वो करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ CPR होगी। इंट्यूबेट इफ नॉट ऑलरेडी डन देन चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं हम, कोऑर्डिनेट करेंगे विद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ। जैसे हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे उसके साथ साथ हमको बैग एंड मास्क से वेंटिलेट भी करते रहना है। उसका मेथड क्या है, 1 and 2 and 3 एंड स्क्वीज। एंड क्यों बोला था हमने, ताकि हम उसको रिकॉइल करने देंगे चेस्ट को। 1 एंड चेस्ट को वापस छोड़ के अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर वापस 2 and 3 एंड स्क्वीज। ओके, ECG मॉनिटर करना है, कंसीडर करेंगे हम इमरजेंसी UVC एंड कंप्रेशन फॉर 30 सेकेंड्स। तो हमको 60 सेकेंड्स के लिए हमें कंप्रेशन देना है। फॉर 1 मिनट के लिए हम चेस्ट कंप्रेशन देखेंगे और उसके बाद अगर ब्रीदिंग नॉर्मलाइज हो गई तो फिर हम वापस उसको ऑब्जर्वेशन में दे देंगे। बट स्टिल HR बिलो 60 है पर मिनट, यस, तब हमको एडवांस स्टेज पे चलना है, दैट इज एपिनेफ्रिन हमको उसको देना पड़ेगा। IV भी दे सकते हैं हम, अम्बिलिकल कॉर्ड के कैथेटर के थ्रू भी दे सकते हैं। तो मोस्टली वी आर गिविंग बाय IV। कितना देना है, 0.01 mg पर kg। बेबी का वेट कितना है उसके अकॉर्डिंग ही हमको उसका एपिनेफ्रिन डिसाइड करना है। IV दे सकते हैं। देन इफ HR परसिस्टेंट बिलो 60 पर मिनट, अभी भी 60 से कम जा रहा है, देन कंसीडर करेंगे कि ये बच्चा हाइपोक्सिक हाइपोवॉल्यूमिक है और कंसीडर करेंगे कि हो सकता है उसको कोई न्यूमोथोरेक्स तो नहीं है। कंप्रेशन करेंगे फिर 60 सेकेंड्स के लिए दोबारा से, और फिर हम उसका हार्ट रेट चेक करेंगे। स्टॉप कंप्रेशन, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कंटिन्यूएशन में 60 से कम हार्ट रेट हो रही है, देन विल स्टॉप द कंप्रेशन एंड रीअसेस नीड फॉर PPV व्हेन HR इज 100। अगर 100 से ज्यादा है या तो 100 से कम है तो हम उसको वापस से रीअसेस करेंगे, और अगर कंप्रेशन को स्टॉप करना है अगर हम 60 से कम हो गया, फिर हमको एडवांस केयर देनी पड़ेगी। ट्रिगर्स क्या क्या करता है, तो मेन चीज हम ये ट्रिगर्स पे देखेंगे। HR मोर देन 100 फर्स्ट मिनट, PPV HR 60 से अबव है देन गुड, PPV हम कंटिन्यू करते रहेंगे और साथ में फिल्टर्ड ऑक्सीजन भी देते रहेंगे। वेंटिलेशन नंबर देखेंगे, फ्लो रेट 10 लीटर्स, FiO2 स्टार्ट एट 21%, और अगर प्रीटर्म बेबी है तो हमको उसको 21 से 30% ही ऑक्सीजन देना है। अगर टर्म बेबी है तो हम उसको 40% ऑक्सीजन ही दे सकते हैं, ज्यादा नहीं देना है, नहीं तो उसके लंग्स भी कोलैप्स हो सकते हैं। सो व्हेन स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे हमको 100% पर पहुंचाएंगे अगर वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है तो। टारगेट प्री डक्टल SpO2 देखा था हमने, जहाँ राइट हैंड में मैंने बोला था डक्ट लगाएंगे 1 मिनट के लिए 60 to 65% दे सकते हैं, 2% में इतना है 30। ये सारा जो है एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। SpO2 आफ्टर बर्थ हमें चेक करते रहना। पोस्ट रिससिटेशन टारगेट क्या क्या है हमारा, सबसे पहले ये देखना है कि नाउ बेबी इज स्टेबल और नॉट। अगर बेबी स्टेबल हो गया है तब हम उसका शुगर लेवल चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, एयरवे चेक करेंगे, ब्रीदिंग चेक करेंगे, एंड उसमें लैब्स में CO2, एंड लास्ट वन इज इमोशनल सपोर्ट। तो ये सारे हमारे पोस्ट रिससिटेशन टारगेट्स हैं जो कि रिससिटेशन के बाद हमें चेक करने हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर बाय दिस वीडियो, और कंप्लीट होता है हमारा नियोनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम। आगे भी देखते रहिए हमारा RH हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।